हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका आर्यन सर एजुकेशन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम लोग 12th फिजिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। 12th फिजिक्स आप लोगों को मालूम है कि 11th फिजिक्स से काफ़ी आसान होता है और स्कोरिंग होता है भाई। लेकिन 11th फिजिक्स को हमें बहुत बढ़िया से उसे भी पढ़ना है ताकि फिजिक्स ओवरऑल हमारे सिलेक्शन में और अच्छी रैंक में किसी तरह की कोई परेशानी पैदा ना करे। बच्चों, मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं कंप्लीट फिजिक्स को आप लोगों को आसान तरीके से और एक के कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए आप लोगों को चीज़ों को मैं कंप्लीट करवाऊं, बच्चों अच्छे से आप लोगों को समझाऊं। तो स्टूडेंट, हम लोगों को अब स्टार्ट करना चाहिए 12th फिजिक्स का पहला चैप्टर अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक। चलो स्टार्ट करते हैं भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोग क्या कुछ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो शुरुआत करने से पहले तो जैसा कि मैं आप लोगों को बताऊं, जैसे इस वर्ड को ही अपन डिकोड करें भाई, इसको अपन ब्रेक करके देखें बच्चों। ठीक है सर, आप इसको ब्रेक करो। तो जैसे अपन आइडिया तो है ही पहले से कि सर इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जैसे फर्स्ट हाफ वर्ड की बात करें कि सर पहला जो हाफ वर्ड है वो तो इलेक्ट्रो है, बिल्कुल बच्चों इलेक्ट्रो। और सेकंड हाफ वर्ड क्या है बच्चों कि सर स्टैटिक है। अब एक्चुअल में जो इलेक्ट्रो एक ग्रीक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है बच्चों इलेक्ट्रॉन या चार्ज से भाई। तो इलेक्ट्रॉन या चार्ज से इसका मतलब होता है, जबकि ये अपन मालूम है इंग्लिश वर्ड है स्टैटिक, तो ये इसका मतलब होता है रेस्ट से। तो यहाँ से कॉमन सेंस से हमारे दिमाग में डेफिनेशन स्ट्राइक कर रही है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ से आइडिया लग रहा है हम लोगों को, और बात सही भी है बच्चों। इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम लोग स्टैटिक चार्ज का स्टडी करते हैं। स्टैटिक चार्ज का चाहे वो सिंगल हो या मल्टीपल हो, कि सर किस तरह का स्टडी करते हैं उसको मैं आपको लिंक करता हूँ भाई। जो चार्ज होता है या बहुत सारे चार्जेस होते हैं उनकी जैसे अपन के सर कौन कौन सी चीजें इनसे रिलेटेड, जैसे अपन बात करें सबसे पहले तो प्रॉपर्टीज की बच्चों, कि इनकी जो बेसिक प्रॉपर्टीज क्या कुछ होती है ना, रिलेटिव लॉज क्या है। जैसे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की बात करें अपन, ठीक है बच्चों, क्वांटिटेशन ऑफ चार्ज की बात करें, चार्ज के टाइप्स, बॉडीज चार्ज कैसे होती हैं, क्या तरीके होते हैं। तो इस तरह की बेसिक जो बातें हैं वो भी अपन इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। और दूसरी बात अपन कि सर इंटरेक्शन, चार्जेस का इंटरेक्शन बच्चों, इंटरेक्शंस को भी हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं कि सर किस तरह का इंटरेक्शन का मतलब ये है, मान लीजिए 2 पॉइंट चार्ज हैं बच्चों, एक तो Q1 दूसरा Q2 है। जब वो नजदीक है इस प्रकार r डिस्टेंस पर, तो हमें मालूम है वो एक दूसरे पर कूलम फोर्स लगाते हैं, जिसे अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोलते हैं कि बिल्कुल सर। तो जो इंटरेक्टिव फोर्स है वो कितना होता है, अगर अपन यहाँ पर कोई अदर मीडियम फिलअप कर देंगे तो क्या वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बदल जाएगा तो कितना बदलेगा, क्यों बदलता है। तो इस तरह की चीजें हम लोग इंटरेक्शन में पढ़ने वाले हैं। या 2 चार्ज या तीसरा चार्ज और प्रेजेंट हो गया तो किसी एक इंडिविजुअल चार्ज पर नेट फोर्स कितना लगेगा। तो इस तरह का इंटरेक्शन इसमें पढ़ने वाले हैं। उसके अलावा मैं आपको एक और बात बताऊं, एनर्जी, इंटरेक्टिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, उसको भी हम लोग इसमें स्टडी करेंगे। सर ये किस तरह की एनर्जी होती है। मान लीजिए 2 चार्ज लिया आपने, एक तो Q1 और दूसरे Q2 लिया, मान लीजिए सपोज करिए। अब उनको मान लीजिए सेम नेचर के हैं, तो आप देखोगे उनमें आपस में रिपल्सन होगा, ठीक है, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जैसे ही उनको अपन बच्चों फ्री टू मूव कर देते हैं या उनको रिलीज कर देते हैं तो डेफिनेटली वो एक दूसरे से अपार्ट दूर भागेंगे भाई, ठीक है। तो उनमें काइनेटिक एनर्जी आएगी। तो डेफिनेटली वहां पर काइनेटिक एनर्जी वहां पर यदि मतलब वहां पर उत्पन्न हुई है एक तरह से, या क्रिएट हुई है या आपकी बदली है, तो आखिर वो किसकी कॉस्ट पर। तो वहां पर एक एनर्जी होती है। एक्चुअल में कोई भी 2 चार्ज या मल्टीपल चार्जेस जब नियर बाई होते हैं तो वहां पर एक स्पेस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी मौजूद होती है बच्चों। तो वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की वजह से ही और कुछ ना कुछ एनर्जी आपकी किसमें कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी में। तो इस तरह का जो इंटरेक्टिव एनर्जी है उसको भी हम लोग इसमें स्टडी करने वाले हैं। इंटरेक्शंस की बात करेंगे, मतलब अकेला चार्ज हो या बहुत सारे चार्ज हो, उनका इंटरेक्शन, आपस में इंटरेक्शन, फोर्स कैसे क्या लगाते हैं। कि ठीक है सर जी आपने बता दिया। अब इफेक्ट की बात भी इसमें करेंगे भाई कि सर किस तरह का इफेक्ट से आपका क्या मतलब है। चार्जेस के इफेक्ट का मतलब ये है, एक्चुअल में कोई भी चार्ज होता है, मान लीजिए अकेला चार्ज है, मान लीजिए चाहे वो स्मॉल Q या कैपिटल Q हो, तो वो अपने चारों तरफ एक अलग ही दुनिया, अलग ही फील्ड क्रिएट कर लेता है बच्चों। उस फील्ड का नाम साइंटिस्ट लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रखा है। तो ये इस तरह के एक इफेक्ट है। एक रुका हुआ चार्ज भी, स्टैटिक चार्ज भी अपने चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट कर लेता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है बच्चों। या पोटेंशियल क्रिएट कर लेता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसे बोलते हैं, वो भी हमें
ये सब समझना है। ठीक उसी प्रकार जैसे एक अर्थ है, अर्थ बहुत बड़ा मास होता है, तो उसका भी एक ऑरा होता है अपने चारों तरफ, जिसे साइंटिस्ट लोगों ने ग्रेविटेशनल फील्ड नाम दिया है। उस फील्ड की वजह से, उस ऑरा की वजह से तो अनदर मास को अर्थ अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ठीक उसी प्रकार कोई भी चार्ज होता है उसके चारों तरफ भी अपनी उसकी खुद की एक दुनिया होती है, एक फील्ड होता है जिसे बोलते हैं अपन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो उन सबको हमें पढ़ना है कि भाई एक अकेला चार्ज कितना करता है, या चार्ज को अपन बहुत सारा इस तरह का डिस्ट्रीब्यूट कर दें, मतलब एक वायर वगैरह पर, तो उसकी वजह से फील्ड कितना होगा, पोटेंशियल कितना होगा। तो ये सब इफेक्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं। कुल मिला के इस चैप्टर में हम लोग जो स्टैटिक चार्ज की कहानी है, ये पूरा रुके हुए चार्जेस की कहानी है, उनका इंटरेक्शंस है कि ठीक है सर जी आपने ये बता दिया, फिर भी बच्चों मैं आप लोगों को बिकॉज डिटेल में चीज़ों को ले जाऊंगा, पर उससे पहले मैं आपको, बिकॉज ये चार्ज की कहानी है, तो चार्ज की स्टोरी इसी चैप्टर के बाद खत्म होने वाली नहीं है, बल्कि इसमें आपका यूँ मान लीजिए 12th का आधा सिलेबस आपका चार्ज पर ही बेस्ड है। कि सर ऐसे कैसे हो सकता है, एक ही चीज़ के इर्द गिर्द घूमेगा कि पूरा आधा फिजिक्स 12th का? बिल्कुल डेफिनेटली। देखो मैं आपको समझाता हूँ बच्चों कि सर एक बार एक्सप्लेन करो। देखो जैसे मैंने लिख भी रखा है 12th फिजिक्स का जो पार्ट 1 है, उन सभी चैप्टर्स को मिला के उन्हें बोलते हैं अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोलते हैं बच्चों। मतलब ये 12th का एक तरह से मैकेनिक्स जैसा है। जैसे मैकेनिक्स में बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं, चाहे 1D 2D एनएलएम, फ्रिक्शन, वर्क एनर्जी, पावर, रोटेशन, ग्रेविटेशन, इन सबको मिला के अपन मैकेनिक्स बोलते हैं, जिसमें बॉडी के मोशन का स्टडी करते हैं। उसी प्रकार क्या होता है 12th फिजिक्स का जो पार्ट 1 है, उनके उसके सभी चैप्टर्स को मिला के इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोलते हैं। इसमें चार्ज का स्टडी है कि सर पहला चैप्टर तो ये है, आपने बता दिया, और भी चैप्टर होते होंगे। बिल्कुल मैं भी फटाफट से आपको इंट्रोड्यूस करके बता देता हूँ बच्चों। सर बताइए एक बार इसको, जैसे ये चार्ज रुका हुआ है मान लीजिए, तो पहले 2 चैप्टर्स में चार्ज रुका हुआ होगा कि सर कौन कौन से चैप्टर? एक तो भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक जो कि मैंने अभी बता दिया आपको, एक कैपेसिटर चैप्टर आएगा उसमें भी चार्ज रुका हुआ होगा कि सर इसके बारे में भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करो ना, मैं समझाता हूँ फटाफट से आपको। एक्चुअल में क्या होता है, कैपेसिटर या कैपेसिटेंस की बात करें तो ये एक चार्ज स्टोर करने की एक कैपेसिटी को बताता है। जैसे मान लीजिए एक प्लेट ये है बच्चों, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी प्लेट है पैरेलल प्लेट मान रहा हूं मैं, है ना, इस पर नेगेटिव है, तो पॉजिटिव चार्ज इस प्लेट पर नेगेटिव चार्ज, तो इस सिस्टम को बोलते हैं, इस तरह का जो सिस्टम होता है उसे कैपेसिटर बोलते हैं। ठीक है, ये प्लेट सिलेंड्रिकल भी हो सकते हैं, जैसे एक प्लेट आपकी इस तरह की है भाई, उस पर पॉजिटिव चार्ज है, फिर दूसरी प्लेट इसके मतलब कोएक्सियल, जिसका एक्सिस सेम हो और थोड़ा सा रेडियस ज्यादा हो, तो दूसरा प्लेट मान लिया अपन ने सिलेंड्रिकल प्लेट, उस पर नेगेटिव चार्ज है। तो वहां पर क्या होता है, पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट में एक एनर्जी भरी होती है, मौजूद होती है, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। वो एनर्जी इलेक्ट्रिकल सर्किट में काफी काम आती है बच्चों। जब ये प्लेटों पर चार्ज है पॉजिटिव नेगेटिव, तो वहां एनर्जी भरी हुई है, और यहां से चार्ज हटता है तो वो एनर्जी चली भी जाती है, पर इस प्रोसेस में एनर्जी का लॉस होता नहीं है बच्चों। तो ये एक इसकी खूबसूरती है कि ये मतलब कैपेसिटर एनर्जी को स्टोर कर सकता है और आवश्यकता पड़ने पर सर्किट को लौटा भी सकता है, पर इसमें ये एनर्जी का लॉस नहीं करता। ये करंट को कंट्रोल करने में हेल्प करेगा, पर ये एनर्जी का लॉस नहीं करवाता। जबकि रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट आए या जाए उसको हीट की फॉर्म में एनर्जी को लॉस करवाना है। तो ये सब चीजें हम लोग स्टडी करेंगे, कैपेसिटर क्या होता है, कितना एनर्जी स्टोर करता है, इसकी जो कैपेबिलिटी है, जो चार्ज स्टोर करने की जो कैपेबिलिटी है, कैपेसिटेंस वो कितनी होती है, वो सब इसमें पढ़ने वाले हैं। अभी लोड नहीं लेना अपन ने, चीज़ों को अपन लिंक कर लेंगे बहुत शानदार तरीके से कि ठीक है सर जी आप करते जाओ, हम लोग देखते जाएंगे। हाँ भाई बच्चों, ये मैं एक बार वापस से ओपन करता हूँ इसे, तो कि सर ये आपने अब नेक्स्ट वन बात करें अपन बच्चों, तो कि सर चार्ज अब चलने वाला है। बिल्कुल बच्चों, ये यहाँ पर चार्ज अब चलने वाला है, इन दोनों चैप्टर्स में चार्ज रुका हुआ होगा। इस चार्ज कैसे चलता है सर, तो बहुत आसान है बच्चों। जैसे कोई भी एक वायर है मान लीजिए, उसमें इलेक्ट्रॉन हमें मालूम है फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन आपके हेयर एंड देयर मूव करते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन मतलब अपन राइट टू लेफ्ट, कुछ लेफ्ट टू राइट, पर एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव नहीं करते बच्चों। ठीक है, जब ऐसा होता है, जैसे अपन ने बैटरी लगा दी मान लीजिए, ये मान लीजिए पॉजिटिव टर्मिनल, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, इसको अपन ने वायर से जोड़ दिया, तो इधर नेगेटिव पॉलरिटी डेवलप हो जाएगी। तब 10th में पढ़ाई है अपन ने बच्चों, इधर पॉजिटिव जो पॉलरिटी डेवलप हो जाएगी, तो नेगेटिव जो पॉलरिटी है वो इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगी, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट मतलब नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की तरफ इस तरह चलने लगेगा, ऐसे इलेक्ट्रॉन चलने लगेंगे, तो उससे बोलते हैं इलेक्ट्रॉनों का मतलब एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में चलना या ड्रिफ्ट होना।
उसे साइंटिस्ट लोगों ने करंट बोला है कि चार्ज जब एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में चलेगा, चाहे वो प्रोटॉन बीम हो, आपका इलेक्ट्रॉन बीम हो, या कोई भी आयंस हो, जब वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में चलते हैं तो उसे बोलते हैं करंट का फ्लो हो रहा है। तो वो यहाँ से अपन पढ़ेंगे, वो बैटरी के कारण भी हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ऐसा हो सकता है। तो ये अपन करंट की स्टोरी शुरू हो जाएगी। मतलब यहाँ पर चार्ज चलने लगेगा बच्चों, यहाँ पर बिल्कुल सर चार्ज का मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पर। अब भाई साहब जब किसी वायर में बच्चों, किसी वायर में करंट का फ्लो हो रहा हो, है ना, या कोई कॉइल है, चाहे वो आप सर्कुलर हो या एक इस तरह का स्क्वायर कॉइल हो, उसमें जब करंट का फ्लो होता है तो वहां पर साइंटिस्ट लोगों ने एक चीज और महसूस की कि उसके आसपास में तो एक नया फील्ड और क्रिएट होता है। नया फील्ड वो क्या कर सकता है, जैसे मान लीजिए एक वायर है, उसमें करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पर छोटी सी मैंने मैग्नेटिक निडल रखी मान लीजिए, तो भाई साहब ये इसमें डिफ्लेक्शन क्रिएट कर देता है। मतलब इस जो आपका मैग्नेटिक निडल है या कोई फ्री सस्पेंडेड मैग्नेट है, ठीक है बच्चों, फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट है, उसमें भी डिफ्लेक्शन क्रिएट कर देता है एक वायर जिसमें करंट फ्लो हो रहा था। सर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहां पर वायर के आसपास करंट के फ्लो की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, उसकी वजह से मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होता है बच्चों। मतलब जब चार्ज चलना शुरू हुआ तो करंट मिला, करंट के फ्लो से आसपास में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ। तो ये सब स्टडी करेंगे अपन किसमें बच्चों, कि सर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जैसे शॉर्ट में अपन एमईसी। ठीक है भाई, यहां तक अपना आ गया करंट फ्लो हुआ, करंट मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड में यदि किसी वजह से वेरिएशन आ जाए बच्चों, मान लीजिए ये वायर है, इसी में भाई करंट को मैं रेगुलर बढ़ाता जाऊं, मान लीजिए करंट रेगुलर बढ़ रहा है इसमें, तो इसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा ना, उसकी ताकत भी बढ़ती जाएगी बच्चों। वो मैग्नेटिक निडल में और भी ज्यादा डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये देखा कि यदि मैग्नेटिक फील्ड में बदलाव आता है बच्चों, तो मैग्नेटिक फील्ड में बदलाव आने की वजह से, जैसे अब यहां पर एक अनदर कॉइल रखते हैं अपन, तो उसमें करंट प्रोड्यूस हो जाता है। तो ये क्या है बच्चों, ये जो चैप्टर है ना अपना EMI, ये इसका रिवर्स है। इसमें तो अपन ने करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया था, इसमें मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके अपन अनदर कॉइल में, जो कि पास में कोई अनदर कॉइल रख दें अपन ऐसी, जिसमें कोई बैटरी वगैरह लगी हुई नहीं है, पर वो क्लोज होनी चाहिए, उसमें करंट पैदा हो जाता है। ये मतलब एक तरह से इस चैप्टर का उल्टा है। इसमें करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ था, इसमें अपन ने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड को कम ज्यादा करके अपन बच्चों करंट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये इस तरह की कहानी है। जैसे ये एक कॉइल है, सिंपल है ना, बंद कॉइल, इसमें कोई बैटरी नहीं है, मैग्नेट को ले जाओ तब भी ऐसा होगा। ठीक है, तो ये साइंटिस्ट लोग मतलब सोचते हैं कि जब करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकता है, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड से करंट भी मिल सकता है क्या? तो ये वो उन्हें सोचा, और ये चीज फैराडे और लेंज को ये बिल्कुल उन्हें सही पाया बच्चों। तो ये सब अपन बच्चों स्टडी करने वाले हैं। उसके बाद जनरली क्या होता है, जब EMI में मतलब मैग्नेटिक फील्ड से करंट प्रोड्यूस होता है। अब ये जो करंट है ना, जनरली क्या होता है, ये कांस्टेंट नहीं मिलता बच्चों, बल्कि ये क्या मिलता है, फ्लक्चुएट मिलता है। मतलब इसका मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, फिर डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, मतलब जैसे इधर की तरफ फ्लो रहा है फिर इधर की तरफ, और उसमें मतलब मैग्नीट्यूड का मात्रा भी कम ज्यादा होती है। तो इस तरह के करंट को हम लोग ऑल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं बच्चों। इस तरह का जो फ्लक्चुएट करंट होता है ना, इसमें डायरेक्शन मतलब रेगुलर बेसिस बदलती रहती है। तो ये सब भाई किसकी कहानी है, चार्ज से रिलेटेड ही है। सर लास्ट में एक और चैप्टर आने वाला है, कि लास्ट में बिल्कुल बच्चों एक चैप्टर और आएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें ये चार्ज की एक स्पेशल स्टेट की वजह से, ठीक है, ये प्रोड्यूस होते हैं, जिसमें चार्ज एक्सीलरेट होता है। जब चार्ज मतलब हाई फ्रिक्वेंसी से क्या होता है बच्चों, एक्सीलरेट हो, मतलब उसका वेलोसिटी चेंज हो, एक्सीलरेट हो, तो वहां पर वो एक स्पेशल सिग्नल्स रेडिएट करता है, जिन्हें बोलते हैं अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये मतलब चार्ज के एक्सेलरेशन से प्रोड्यूस होता है। तो चार्ज की तो कहानी होगी ना बच्चों, चार्ज के चलने से ये आया है ना, और चार्ज के फ्लो होने से ये मिला अपन ने, मैग्नेटिक फील्ड मिला, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होने से अपन ने EMI चैप्टर मिला, है ना। अब यहाँ पर चार्ज के एक्सेलरेट होने से मिलता है। इवन जो अपन बात करते हैं मोबाइल पर एक दूसरे से, तो वहां पर जो अपने मोबाइल फोन से जो सिग्नल्स जाते हैं, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही होते हैं बच्चों, या वहां से जो अपन सिग्नल्स मिलते हैं, ठीक है, जो अपन रिसीव करते हैं, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही होती हैं। तो ये सब पूरी एक कहानी है। तो आप यहाँ समझ गए होंगे कि पूरा एक जो 12th फिजिक्स का पार्ट 1 है, वो पूरी चार्ज की स्टोरी है और एक दूसरे से कनेक्टेड है बच्चों। ये अच्छी बात तो ये है
कि तो ये पूरी फिजिक्स की एक मतलब एक ताकत है, एक यदि इसको ढंग से पढ़ा जाए, चीज़ों को समझा जाए तो चीज़ें सबको आपको कनेक्टेड मिलेंगी, आपको बिल्कुल दिक्कत आने वाली नहीं है। मतलब आपको ऐसा लगेगा जैसे पूरी फिजिक्स आपके साथ चल रही है, बशर्ते तो उसको तरीके से एक उसको पढ़ा जाए, उसकी सीक्वेंसिंग अच्छी हो, ठीक है, तरीका बढ़िया हो, तो हमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है कि ठीक है सर जी आप बताते जाइए, बस आप साथ दीजिए, पूरी फिजिक्स आपको पूरे आपके साथ लगेगी, आपका डर बिल्कुल खत्म होने वाला है। ठीक है, हम पूरा बिंदास तरीके से चीज़ों को आगे ले जाएंगे कि सर ठीक है आगे बताइए, अब आगे क्या आने वाला है। देखो भाई, अब पूरे चार्ज की बात हो रही है, चार्ज पर बेस्ड है पूरे अपने चैप्टर्स। अब चार्ज सर क्या होता है, चार्ज की क्या प्रॉपर्टीज है, वो अपन आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर अपन आते हैं चार्ज। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि चार्ज, जैसे अपन ने ये पिछली यहाँ पर स्लाइड पर अपन ने बात की थी, चार्ज में यहाँ पर मैंने बताया इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर मैग्नेटिक फील्ड की बात की थी अपन ने। तो कहीं ना कहीं बच्चों चार्ज की वजह से कोई भी जो एक बॉडी होती है जिस पर चार्ज होता है, उसकी वजह से वो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट को महसूस कर पाती है और खुद भी दूसरों के लिए प्रोड्यूस कर पाती है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि चार्ज होता है वो रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट एज वेल एज मैग्नेटिक इफेक्ट के लिए। ठीक है, बॉडी पर चार्ज है तो ही इन दोनों इफेक्ट अपन देखने को मिल सकते हैं बॉडी पर कि ठीक है सर जी। अब बात आती है चार्ज होता कहाँ है, चार्ज को ढूंढे हम लोग। तो आगे अपन चार्ज को सर्च करते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज करिए बच्चों, अपन चार्ज को ढूंढने के लिए कोई भी मैटर सब्सटेंस पदार्थ लें, उसके अपन बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े करते जाएं। ठीक है, तो लास्ट में अपन एक स्मॉलेस्ट यूनिट मिलेगी बच्चों, जिसमें उस स्मॉलेस्ट यूनिट में उस सब्सटेंस के, उस मैटर के केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी। ठीक है, एग्जिस्ट करेंगी। उस स्मॉलेस्ट यूनिट को साइंटिस्ट लोगों ने एटम बोला है भाई। तो एटम के अंदर चार्ज की मतलब कहीं ना कहीं जो लिंक मिलने वाली है हम लोगों को कि ठीक है सर बताइए आप कैसे क्या। तो मैं आपको यहाँ पर रिलेट करने वाला हूँ। जैसे अपन बात करें कि सर एटम के अंदर अपन एक बार डिस्क्राइब करके देखें अपन, तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि हमें मालूम है कि एटम में सर के एक तो सेंट्रल जो पार्ट होता है जिसे बोलते हैं न्यूक्लियस, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं भाई ये। ठीक है, और इसके सराउंडिंग में जो ऑर्बिट्स होती है उसमें बच्चों क्या इलेक्ट्रॉन्स आपके रिवॉल्व होते हैं कि बिल्कुल सर जी ये चीज़ हमें मालूम है। तो ये अपन मान ले फटाफट से मैं आपको एक बार लिंक करने के लिए कुछ चीज़ यहाँ बेसिक में समझाने वाला हूँ, इसलिए मैं इसको रिवाइज करा रहा हूँ कि सर बिल्कुल ये हमें मालूम है। तो अपन पहले ऑर्बिट में मैंने 2 इलेक्ट्रॉन दिखाए और सेकेंड ऑर्बिट में मैं 8 इलेक्ट्रॉनों को ऐसे दिखा के छोड़ देता हूँ। ठीक है, आप इसे कंप्लीट कर सकते हो कि ठीक है सर जी ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहे हैं। तो ये न्यूक्लियस है ना कि सर बिल्कुल ये आप दिखा हुआ है, यहाँ पर लिख रखा है आपने न्यूक्लियस, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। ये ऑलमोस्ट रेस्ट पर होता है बच्चों, सेंट्रल पार्ट ये, मतलब ये भी चलता है बस बहुत धीरे धीरे घूमता है ये, जबकि इलेक्ट्रॉन काफ़ी ज़्यादा स्पीड से घूमते हैं। कि सर इसमें कौन सी बात आप इसमें लिंक करने वाले हो, एक्चुअल में क्या है, साइंटिस्ट लोगों ने चार्ज से रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज है वो कहीं ना कहीं इन तीनों पार्टिकल से रिलेटेड है बच्चों। तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन ये फंडामेंटल पार्टिकल है। तो चार्ज की कहानी इन्हीं के इर्द गिर्द यहीं से स्टार्ट होती है। यहाँ पर एक बात मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा, ये पॉइंट अपन ने आगे भी रिलेट होगा कि जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं बच्चों वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस में ये जो जितने भी प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं वो मतलब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से बंधे होते हैं, तो न्यूक्लियस को तोड़ना इतना आसान होता नहीं है। ठीक है, जबकि इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा दूर घूमते रहते हैं बच्चों, ये है ना, जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उससे ये बंधे होते हैं, तो आसानी से मतलब फिर भी ये मतलब एक तरह से यहाँ सेपरेट हो सकते हैं क्योंकि ये थोड़ा दूरी बढ़ गई ना इसलिए। पर प्रोटॉन आसानी से न्यूक्लियस से नहीं जा पाते हैं, इसको ब्रेक करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो एक्चुअल में जो चार्ज आता है बॉडीज पर उसमें इलेक्ट्रॉनों का रोल देखने को मिलेगा आपको। इलेक्ट्रॉन या तो हटेंगे या बॉडी पर आएंगे, उससे चार्ज बॉडी को मिलेगा। ठीक है, या उस पर प्रोड्यूस होने वाला है। तो ठीक है, अपन अभी समझने वाले हैं। तो ये तीनों फंडामेंटल पार्टिकल है। ठीक है, तो इसके लिए अपन ने यहाँ पर एक टेबल बनाई हुई है जो कि बहुत ही आसान सी है, इसको अपन ने लर्न करना है। मालूम है कि सर इलेक्ट्रॉन पर चार्ज -c से डिनोट करते हैं या -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। प्रोटॉन पर उतना ही पॉजिटिव में चार्ज होता है, +e से डिनोट करते हैं। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, 0 से अपन उसे डिनोट करते हैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम होता है कि सर बिल्कुल मालूम है। और प्रोटॉन का मास भी लिख रखा है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ठीक है, इसलिए अपन ने अप्रोक्सीमेट बराबर
यहाँ पर बता रखा है। और इसका जो ये करीब करीब होता है बच्चों, ये कितना होता है, करीब करीब 1836 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये करीब करीब मतलब 1836 गुना होता है ये जो प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास के कंपेयर में। तो ये सब बेसिक है कि ठीक है सर जी हमें ये, तो मेनली जो चार्ज माना है बच्चों, तो प्रोटॉन पर चार्ज पॉजिटिव जो कि प्लस ई से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रॉन पर माइनस ई, कि ये वैल्यूज याद रखना है, इनका मास वगैरह का अपन आइडिया रखना है। फिजिक्स में ये काम आते हैं, केमिस्ट्री में भी आते हैं, तो मुझे लगता है आपको याद है ये सब, है ना कि ठीक है सर जी। अब अपन बात करते हैं, अब आगे अपन बेसिक प्रॉपर्टीज पर बात करते हैं बच्चों, है ना। तो आज ही अपन एग्जांपल भी शुरू कर देंगे, बस आप लोग बने रहिए, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, थ्योरी है शुरू में, ठीक है। अब यहाँ से अपन प्रॉपर्टी स्टार्ट कर देते हैं कि सर जी देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, चार्ज दो तरह का होता है, हमें मालूम है। कोई भी बॉडी पर यदि चार्ज प्रेजेंट है, या तो पॉजिटिवली चार्ज होगी बॉडी या नेगेटिवली चार्ज होगी, ठीक है। तो किन हालात में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आता है वो अपन थोड़ा समझ रहे हैं यहाँ पर। मान लीजिए बच्चों पहले एक बॉडी न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल बॉडी है बच्चों कि हाँ सर जी न्यूट्रल बॉडी। अब न्यूट्रल बॉडी का मास मान लिया मैंने भाई m मान लिया, ठीक है। तो न्यूट्रल बॉडी का मास m है। न्यूट्रल बॉडी कब होती है, एक्चुअल में हमें अभी टेबल में बताया था मैंने कि प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज। अब न्यूट्रल बॉडी है मतलब जीरो है, इसका मतलब जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे बच्चों, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, बिल्कुल। तो इसमें न्यूट्रल बॉडी में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर बराबर होता है भाई, वो न्यूट्रल बॉडी है, मास m है। कि सर ये पॉजिटिवली चार्ज कब होगी बच्चों, यदि बॉडी से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दी जाए, उससे सेपरेट हो जाए बच्चों। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कि भाई इफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड, ऐसे लिख देता हूँ बच्चों कि इलेक्ट्रॉनों को यदि हटा दिया जाए या सेपरेट कर दें अपन, ठीक है, सेपरेट, वो तरीके होते हैं, वो मेथड ऑफ चार्जिंग में पढ़ेंगे अपन। इफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड या सेपरेट कर दिए जाए किसी भी चालाकी से, किसी भी वजह से, तो उसके इलेक्ट्रॉनों के हटती बॉडी क्या जाती है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। तो मैं यहाँ पर इसको पॉजिटिवली चार्ज, चलो ऐसे ही दिखा देता हूँ यहाँ पर, ये पॉजिटिवली चार्ज मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से हटेंगे, वाले 10 इलेक्ट्रॉन हट गए तो ये +10 ई चार्ज आ जाएगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन हटते हैं तो वहां पर डेफिनेटली क्या होगा, प्रोटॉन की डोमिनेंसी हो जाएगी बच्चों। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए यहाँ पर अपन ने दिखा भी रखा है, तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से हट गए हैं तो प्रोटॉन डोमिनेट करेंगे, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन डोमिनेट करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। अब डेफिनेटली यहाँ बॉडी से कुछ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हटे हैं, तो अपने साथ कुछ ना कुछ मास लेके जाएंगे, कुछ तो वजन होता ही है, भले ही मामूली सा होता है। तो डेफिनेटली अब बॉडी का जो न्यू मास है उसको m' से डिनोट किया है बच्चों मैंने। तो न्यू मास क्या होगा, पहले वाले मास से थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो बिल्कुल सर जी, बिल्कुल कॉमन सेंस वाली बात है। अब बॉडी ने यहाँ तो अपन ने बॉडी से इलेक्ट्रॉनों को रिमूव कर दिया, सेपरेट कर दिया। अब बॉडी एक्सेप्ट भी तो कर सकती है बच्चों। तो यहाँ पर अपन ले लेते हैं कि बॉडी यदि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेप्टेड, उस केस में क्या होगा, तो ये भी आसान है बच्चों, इलेक्ट्रॉन इस पर आ जाएंगे, अकोमुलेट हो जाएंगे, मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इस पर पटक दिए कहीं से भी। तो इसमें क्या होगा, डेफिनेटली एक तो चार्ज जो होगा वो नेगेटिवली चार्ज आ जाएगा। ये मान ली 10 इलेक्ट्रॉन अपन ने अब इसके ऊपर अतिरिक्त अलग से पहुंचा दिए, तो इस पर -10 ही चार्ज हो जाएगा। तो इफेक्ट भी क्लियर है कि सर इफेक्ट भी अपन यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। एक तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, बिल्कुल सर जी। और उसके अलावा अपन बात करें कि मास, तो मास डेफिनेटली बढ़ जाएगा, क्योंकि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आने से कुछ ना कुछ मास लेके आएंगे वो, तो ये यहाँ पर मास बढ़ जाएगा, बिल्कुल। तो ये बहुत बेसिक सी प्रॉपर्टीज है बच्चों, बट ये बेसिक चीज़ों में ही बच्चों मतलब बहुत सारी चीज़ें आगे बढ़ती हैं, तो एक एक चीज़ क्लियर होना चाहिए, है ना। छोटी चीज़ भी हमारे लिए कभी बार बड़े कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में हेल्प करती है। तो इनको आप याद रखो, पॉजिटिव चार्ज कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, डिफिशिएंसी होती है। कोई बॉडी नेगेटिव चार्ज कब होती है, जब उस पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो, ज़्यादा हो, मतलब, है ना। तब ठीक है सर जी, कोई दिक्कत नहीं है ये। तो इसको आप आराम से, आपको PDF भी इनकी अवेलेबल करा देंगे, फिर भी आप साथ साथ नोट कर सकते हो, तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है बच्चों। ठीक है सर जी, आगे बताइए। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है बच्चों अपनी, तो वो बेसिक सी है कि चार्ज इज स्केलर एंड डिराइव्ड क्वांटिटी। बिल्कुल भाई, चार्ज जो होता है अपना वो स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया भी था कि जैसे अपन ने करंट के बारे में बताया था मैंने आपको, कि जो करंट होता है ना बच्चों, करंट मतलब क्या होता है कि चार्ज के चलने से अपन करंट, जब चार्ज एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में चलता है उसको अपन करंट बोलते हैं। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, उसे करंट बोलते हैं, ठीक है। कि पर सेकंड कितना चार्ज
एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जा रहा है बच्चों, वहां से करंट डिफाइन करते हैं। तो चार्ज क्या आएगा कि सर चार्ज का जो फॉर्मूला यहाँ से बनता हुआ दिख रहा है कि सर करंट इनटू ये टाइम, ये तो यहाँ से अपने पास एक तो डायमेंशनल फॉर्मूला, तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या जाएगा कि सर ये ए एम्पियर का ए और टी का ये टी लिख देते हैं बच्चों, तो ए टी आ गया। या अपन इसको कि सर m0 और L0 और t और a ऐसे भी अपन लिख सकते हैं बच्चों। तो ये एक डायमेंशनल फॉर्मूला है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि सर इसकी यूनिट वगैरह की, तो यूनिट भी आसान है बच्चों इसके। तो ऐसा यूनिट अपन सबसे ज़्यादा काम आती है, तो यहाँ से क्या आएगा कि सर एम्पियर इंटू सेकेंड आ जाएगा, एम्पियर इंटू सेकेंड। एम्पियर इंटू सेकेंड को अपन कूलोम भी बोलते हैं बच्चों, तो इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कूलोम, इसको कैपिटल सी से डिनोट करते हैं अपन। वैसे सबसे ज़्यादा काम में ये आने वाली है अपन एसआई यूनिट, है ना। जैसे एक ऐसे मतलब माइक्रो कूलोम है, एक बॉडी पर इतना या कैप्सूल पर इतना माइक्रो कूलोम चार्ज है, तो ये 10⁻⁻⁶ कूलोम हो जाएगा। नैनो कूलोम की बात करेंगे तो ये 10⁻⁹ कूलोम। तो इस तरह का कि सर और भी अदर यूनिट होती हैं बट वो काम में ज़्यादा आती नहीं है, फिर भी आपको बुक्स वगैरह में मिल जाएंगी। तो कुछ इंफॉर्मेटिव यूनिट्स हैं, उनको भी मैं बता देता हूँ आपको। जैसे 1 कूलोम की बात करें अपन, 1 कूलोम ये तो ऐसा यूनिट है। तो वैसे सीजीएस यूनिट में एक टाइप होता है, उसके बारे में बताता हूँ पहले। तो 3 × 10⁹ तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज होती है भाई, है ना। और इसी प्रकार अपना नेक्स्ट आएगा 0.1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज आएगा ये, ठीक है। तो ये बच्चों एक तरह से सीजीएस के टाइप्स हैं, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इसको अपन बोलते हैं फ्रैंकलिन, है ना। तो फ्रैंकलिन, और ये जो फ्रैंकलिन और इसको स्टेट कूलोम भी बोलते हैं अपन, स्टेट कूलोम। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्टेट कूलोम, ठीक है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। वैसे ये सीजीएस का एक टाइप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट भी होता है, जिसे बोलते हैं अपन आप कूलोम। तो ये अपने पास आएगा आप कूलोम ये बच्चों। तो इसको भी आप याद रखिए, एक तरह से इन्फॉर्मेटिव है ये जस्ट ब्रिटिश में, यूके वगैरह में, अमेरिका वगैरह में इस्तेमाल होता है। हम तो मतलब इंडिया में मोस्टली एनसीईआरटी में आपका ये कूलोम में अपना काम चलेगा, कोई दिक्कत आने वाली नहीं। एक ये याद रखिए बच्चों। और उसके अलावा इन्फॉर्मेटिव है जस्ट ओनली, एक और मैं बड़ी यूनिट होती है उसको भी मैं आपको बता देता हूँ, 1 फैराडे, ठीक है। ये केमिस्ट्री में भी आपको काम में आएगी। ये होती है 96,500 कूलोम, ये ठीक है। इसका जो वैल्यू होता है वो 1 मोल इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 6.023 × 10⁻23 इतने इलेक्ट्रॉन्स हो या प्रोटॉन हो, तो उनकी वजह से जितना चार्ज होता है वो इतना आता है एक्चुअल में 96,500 कूलोम। तो इसको जस्ट लर्न करिए, है ना, कहीं बिकॉज कई बुक्स में ये आपको देखने को मिलेंगी, और ज़्यादा इसका चिंता नहीं करना, मेनली मोस्टली इनमें काम चल जाता है। एक आध बार सीपीएमटी में कोई काम आ रखा है ये, ठीक है। अब तो आजकल ये ट्रेंड में नहीं है, फिर भी लोग कराते हैं, तो मैंने भी करा दिया अपनी तरफ से। अब हम लोग बात करें कि सर आगे बताओ, अब आगे और क्या। तो थर्ड प्रॉपर्टी पर आते हैं हम लोग यहाँ पर, चार्ज इज क्वांटाइज। चार्ज एक क्वांटाइज क्वांटिटी होती है। इसका क्या मतलब होता है? क्वांटा का मतलब होता है फिजिक्स में, एक्चुअल में क्वांटा का मतलब, या साइंस में जो क्वांटा का मतलब होता है एक फिक्स एंड डेफिनेट वैल्यू को बोलते हैं, ठीक है। तो कि सर यहाँ पर भी बिल्कुल मैं आपको क्वांटा को क्लियर करता हूँ। जैसे आप लोगों को मैं एग्जांपल देता हूँ, 11वीं क्लास में आप लोगों ने एटम वाला चैप्टर पढ़ा था, उसमें आप लोगों को बोर सेकंड पोस्टुलेट में अपन ने ये पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट में घूम पाते हैं, वही ऑर्बिट स्टेबल होती हैं जिनमें उनका एंगुलर मोमेंटम कितना होता है। भाई आपको याद आ गया होगा कि एंगुलर मोमेंटम L बराबर mvr बराबर कितना होता है कि सर NH/2π, NH बच्चों NH/2π। ये तो ये जो n होता है 1 2 3, तो एंगुलर मोमेंटम का जो मिनिमम वैल्यू है ना वो ये होगा h/2π। तो ये एक तरह से क्या हो गया, एंगुलर मोमेंटम का क्वांटा हो गया, फिक्स डेफिनेट वैल्यू, बिकॉज एंगुलर मोमेंटम इससे कम तो हो ही नहीं सकता ना। n तो क्या है बच्चों, n 1 2 3 है, ठीक है, ये h है, ये n है, स्मॉल n। इसी प्रकार मान लीजिए कोई लाइट है, तो ये मान लीजिए कोई लाइट इस तरह ट्रेवल कर रहा है बच्चों, तो लाइट की जो टोटल एनर्जी है फोटोन थ्योरी से हम लिख सकते हैं कितना कि सर n × h न्यू। तो ये जो n है ना वो फोटोन का नंबर है, ठीक है। तो ये एक तरह से मिनिमम एनर्जी हो गई, तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, एनर्जी का एक तरह से क्वांटा बोल सकते हैं ना। तो ये एक मिनिमम जो मिनिमम और जो फिक्स डेफिनेट जो वैल्यू होती है उसको साइंस में अपन क्वांटा बोलते हैं।
तो चार्ज भी इस तरह का बच्चों, एक चार्ज का एक फिक्स और मिनिमम वैल्यू डिसाइडेड है, उससे कम नहीं हो सकता है ना, वो हमेशा। और जो चार्ज का वैल्यू होता है वो मैंने यहाँ लिख भी रखा है कि चार्ज ऑन ए बॉडी इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज जो होता है किसी बॉडी पर वो अपन प्लस माइनस एन ई ऐसे लिख सकते हैं। किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होगा। और बात सही भी है बच्चों, जैसे कि मैंने ये आपको बताया था अभी, कोई भी बॉडी है, मान लीजिए वहां से आपने 5 इलेक्ट्रॉन हटा दिए, मान लीजिए, ठीक है, रिमूव कर दिए, तो बॉडी पर +5 ही चार्ज आएगा, ठीक है। मान लीजिए 5 इलेक्ट्रॉन आपने उस पर ट्रांसफर कर दिए, उस पर आपने अक्यूमुलेट कर दिए, ठीक है, उस पर पहुंचा दिए बॉडी पर, उस पर चार्ज हो जाएगा -5e, ठीक है। तो ये एक तरह से चार्ज यही तो आ रहा है, ई के मल्टीपल में ही तो आ रहा है। ऐसा तो नहीं कि आप 4.5 इलेक्ट्रॉन 4.5 इलेक्ट्रॉन को आपने हटा दिया, आधे इलेक्ट्रॉन को तोड़ के हटा दिया, या दूसरी तरफ से आपने 4.5 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दिया। इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर ही होता है, पहले मैंने क्लियर कर दिया था। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, न्यूक्लियस से थोड़ा दूर होते हैं तो उनका ट्रांसफर पॉसिबल है, बट उनका ट्रांसफर भी हमेशा पूरे नंबर में होता है, ऐसे आधे दूरी में नहीं होता कि 1.25 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया, 2.25 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया, ये पॉसिबल नहीं है। तो डेफिनेटली बहुत कॉमन सेंस वाली बात है, जब पूरा इलेक्ट्रॉन ही पूरे नंबर में ट्रांसफर होंगे तो चार्ज की जो वैल्यू आएगी वो भी आपको एक पूरे इंटीग्रल मल्टीपल में ही मिलना है भाई, है ना। तो ये एक कॉमन सेंस वाली एक प्रॉपर्टी है कि ठीक है सर जी, आपने ये क्लियर कर दिया। और ई का वैल्यू मैं वापस से यहाँ लिख देता हूँ, जो ई होता है वही 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर, कि ठीक है सर जी। अच्छा, इसमें एक बात और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। अच्छा, इसमें एक बात और मैं क्लियर कर देता हूँ कि एक्चुअल में ये तो अपन ने चार्ज का वैल्यू हमेशा बॉडीज पर ई के मल्टीपल में होगा, इंटीग्रल मल्टीपल में होगा, बट न्यूक्लियस के अंदर कुछ और भी पार्टिकल्स अपन ने, मतलब साइंटिस्ट लोगों ने रिसर्च कर ली है, पता लगा लिया है, जिनको अपन क्वार्क पार्टिकल्स बोलते हैं या हेड्रॉन पार्टिकल बोलते हैं बच्चों। उनके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा मैं, तो कि सर जी आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो क्वार्क पार्टिकल्स के बारे में। तो क्वार्क पार्टिकल्स, यहाँ पर अपन बात करें क्वार्क पार्टिकल्स की बच्चों, ये भी 2 तरह का होता है भाई क्वार्क पार्टिकल। तो एक तो होता है बच्चों जो ये 2 मेन है, मतलब उनको मैं बता रहा हूँ, और भी होते हैं बट वो उनका मतलब उतना यहाँ पर समझना आवश्यक नहीं है, क्योंकि ये दोनों जो जिनके बारे में बताने वाला हूँ ये एक्चुअल में हमारे प्रोटॉन न्यूट्रॉन से जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं उनको यहाँ पर समझा रहा हूँ थोड़ा सा। तो एक तो होता है अप क्वार्क, कि सर एक अप क्वार्क होता है और दूसरा होता है भाई डाउन क्वार्क, ये डाउन क्वार्क होता है ये। तो बच्चों इसमें इसको अपन यू से डिनोट करते हैं। इस पर जो चार्ज होता है ना +2e/3 होता है, इस पर जो चार्ज होता है ना बच्चों, अच्छा इसको डी से डिनोट करते हैं, स्मॉल डी से, इसको -e/3 इस पर चार्ज होता है, ठीक है। तो मैं ये बता रहा हूँ कि जो एक्चुअल में हमारे जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन है इटसेल्फ वो इन दोनों क्वार्क पार्टिकल से मिलकर बने हैं, ठीक है, जिन पर चार्ज ई से भी कम होता है। इंटरेस्टिंग बात ये है कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन पर जो चार्ज है, जिस मतलब उसके जो जिससे वो मिलके बने हैं, जिन और भी छोटे छोटे पार्टिकल्स है, उन पर चार्ज ई से भी कम होता है, ठीक है। कि सर बताओ कैसे, जैसे मैं आपको बताऊं प्रोटॉन के लिए, तो प्रोटॉन पर कि सर प्रोटॉन पर एक बार एक्सप्लेन करना कैसे। तो प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है कि सर प्रोटॉन पर चार्ज होता है +e, ठीक है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों, 2 × 2e/3 और +-e/3, बिल्कुल सर लिख सकते हो। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो इतना ही आएगा, प्रोटॉन पर चार्ज +e होता है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ 2e/3 अप क्वार्क, मतलब 2 अप क्वार्क, ठीक है, और यहाँ पर -e/3, इसका मतलब एक डाउन क्वार्क पार्टिकल। तो ये बात क्लियर हो गई है यहाँ पर कि प्रोटॉन है ना अपना 2 अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। इसको आप याद रखिए। अपन न्यूट्रॉन को भी ऐसे रिलेट कर सकते हैं बच्चों, न्यूट्रॉन को भी ऐसे रिलेट कर सकते हैं अपन, जैसे ये न्यूट्रॉन पर चार्ज कितना होता है कि सर 0 होता है, तो इसको अपन 2e/3 और 2 और -e/3 ऐसे बैलेंस कर सकता हूँ मैं, ठीक है। ये केवल रिलेट याद रखने के लिए ऐसे बता रहा हूँ मैं, कि ऐसा नहीं कि मतलब ये सही तरीका हो, ये कन्विंसिंग प्रूफ है। तो यहाँ पर क्या आएगा, अप और 2 डाउन पार्टिकल, ये इसका मतलब ये होगा कि न्यूट्रॉन जो होता है 2 अप क्वार्क और एक अप क्वार्क और 2 डाउन क्वार्क पार्टिकल से मिलकर बना है। तो ये थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव है, पूछा जाता नहीं है एनसीईआरटी पे, कहीं कुछ ऐसा नहीं है, पर कहीं कहीं आपको बुक्स में मिल जाएगा यार। तो मैंने भी थोड़ा सा बता दिया आप लोगों को। कि फिर बात ये आती है कि सर जी ये न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, तो है तो सही है मतलब नेचर में, ठीक है।
और इन पर चार्ज ई से भी कम होता है। आप बोले थे मिनिमम वैल्यू होती है ई, फिर तो सर इनको मानना चाहिए क्वांटम। पर पंगा ये है कि ये फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते बच्चों, पंगा ये है। इससे साइंटिस्ट लोगों ने कि जब ये एग्जिस्ट ही नहीं कर पाते, मान लीजिए किसी पर्टिकुलर एक बेसल में अपन किसी एनवायरनमेंट में हम लोगों ने अप क्वार्क डाउन पार्टिकल्स को भर दिया, तो थोड़ी देर में वो आपस में मिलकर प्रोटॉन न्यूट्रॉन बना देंगे, तो ये फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते ना, इसलिए इनको नहीं माना गया है क्वांटम। तो यहाँ पर लिख देता हूं कि दे डू नॉट एग्जिस्ट भाई, दे डू नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, इन फ्री स्टेट। तो ये आपको थोड़ा सा दिमाग में याद रखना है कि इसलिए इनको क्वांटा नहीं माना गया है कि फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते ये, ठीक है, कि लास्ट में इनको न्यूट्रॉन प्रोटॉन में ही बदल जाना होता है। तो इसलिए जो प्रोटॉन का जो चार्ज है उसी को क्वांटा माना है साइंटिस्ट लोगों ने। तो जस्ट इन्फॉर्मेटिव है बच्चों, ये इतना अपने मतलब कहीं एनसीईआरटी वगैरह में भी नहीं दे रखा, बट बुक्स में कहीं कहीं आपको मिल जाएगा, तो एक इंटरेस्ट डेवलप होता है। थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मैंने दी है आप लोगों को। ठीक है सर जी, आपने थर्ड प्रॉपर्टी भी क्लियर कर दी भाई। अब अपन बच्चों एक आध प्रॉपर्टी और है, कुछ एग्जांपल लेंगे कि बिकॉज फिजिक्स में जब तक न्यूमेरिकल ना होना यार, जब तक ऐसा लगता ही नहीं कई बार तो कि कुछ अपन ने पढ़ा है, ठीक है, इसलिए मेरी कोशिश रहेगी कि मैं न्यूमेरिकल्स भी अभी आप लोगों को कराऊं भाई। तो मैं थोड़ी सी थ्योरी लेके और तुरंत अपन अभी कुछ एक जो भी बेसिक न्यूमेरिकल्स है वो करवाने वाला हूँ कि सर आपने नेक्स्ट प्रॉपर्टी है चार्ज इज कंजर्व। बच्चों कोई भी एक आइसोलेटेड सिस्टम होता है, ठीक है, उसका चार्ज हमेशा क्या होता है, कंजर्व होता है। एक्चुअल में चार्ज को उस सिस्टम, जिस सिस्टम को भी आप डिफाइन कर रहे हो, सिस्टम का मतलब होता है जो आपने उसकी बाउंड्री डिफाइन कर दी उसका फिर अदर वर्ड से इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। सिस्टम का मतलब जिसकी बातचीत हो रही है उन्हीं लोगों की बात होगी, वो आपस में इंटरेक्ट कर सकते हो, पर अदर वर्ड से उनको छोड़ के दूसरों से वो आपस में इंटरेक्ट नहीं कर पाते। तो ये एक अपन आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज होता है वो हमेशा क्या होता है, कंजर्व होता है, ठीक है। कि सर आप इसका मतलब ये कहना चाह रहा हूं मैं, यहाँ पर लिख भी देता हूं मैं कि सर इसको अपन किस तरह लिख सकते हैं। इसका मतलब ये होगा Q इनिशियल बराबर क्या होगा, Q फाइनल, ये कह सकते हैं अपन। कोई भी चार्ज, किसी भी सिस्टम का चार्ज जितना इनिशियली है उतना ही बच्चों बाद में होगा, तो ये अपन इस प्रकार लिख सकते हैं भाई, Q इनिशियल बराबर Q फाइनल। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल से ये अभी समझा भी देता हूं बच्चों, ठीक है, क्योंकि फिजिक्स में चीज़ें एग्जांपल से काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाती हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए मैंने एक यहाँ पर ग्लास रॉड ले ली भाई, ये एक ग्लास रॉड है बच्चों, और दूसरा मैंने यहाँ पर सिल्क क्लॉथ मान लिया, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पर सिल्क क्लॉथ। अब बच्चों ये सिल्क क्लॉथ और ये मैंने पहले बता दिया आपको ग्लास रॉड है भाई, ग्लास रॉड। अब बच्चों मैंने ये पहले शुरुआत में न्यूट्रल है, मान लीजिए सपोज करो ये इन पर कोई चार्ज नहीं है, तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ कि सर ये पहले न्यूट्रल है और ये भी न्यूट्रल है भाई, न्यूट्रल मतलब चार्ज जीरो है दोनों पर, ये शुरुआत में अपन ऐसा मान रहे हैं। तो इसका मतलब Q इनिशियल कितना हो जाएगा कि सर Q इनिशियल है आपका, तो Q इनिशियल 0 + 0 कि सर 0 होगा, ये आ गया भाई। अब अपन बात करें बच्चों, अब मान लिया अपन ने इसको आपस में इनको रगड़ा, रब किया, आफ्टर रबिंग, यहाँ पर लिख देता हूं मैं आफ्टर रबिंग, कि सर रगड़ने से क्या होगा भाई, हाथों को रगड़ते हैं तो क्या होता है कि सर हथेलियां गर्म हो जाती हैं, ठीक है, फ्रिक्शन की वजह से। वैसे ही भाई साहब ग्लास रॉड को और सिल्क क्लॉथ को आपने रगड़ा तो वहां डेफिनेटली हीट डेवलप होती है कि सर उस हीट से क्या होता है भाई, हीट से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो सकते हैं क्योंकि वो न्यूक्लियस से थोड़ा दूर होते हैं, ठीक है। तो उस एक्साइट होके वो इलेक्ट्रॉन वन बॉडी से दूसरी बॉडी में जा सकते हैं भाई, वो एक्साइट हो गए, तो उस वजह से क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर शुरू हो जाता है बच्चों। कि ठीक है सर जी बताइए कैसे। तो बच्चों मैंने मान लीजिए सपोज करो कि सर अब यहाँ से मान लीजिए 5 इलेक्ट्रॉन, इसमें होता भी ऐसे ही है बच्चों, ग्लास रॉड से ओवरऑल इलेक्ट्रॉन सिल्क की तरफ जाते हैं, मान लीजिए 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ से हट गए, तो मैं उसको ऐसे दिखा सकता हूँ भाई, ये 5 इलेक्ट्रॉन हट गए तो मैं यहाँ पर +5e, तो 5 बार प्लस दिखा सकता हूँ यार, मैं ये दिखा दिया। और अपन बात करें सिल्क क्लॉथ की बात कर रहे थे अपन, तो इसको भी मैं यहाँ पर ये दिखा दिया भाई। तो ये थोड़ा कंप्लीट मान लेना यार, जगह कम थी ना इसलिए। तो अब कि ठीक है सर जी मान लिया ये सिल्क क्लॉथ है, ठीक है, अब सिकुड़ गया है, ऐसे मान लो फोल्ड हो गया है, ऐसे मान लो यार कि ठीक है सर जी। अब यहाँ से भाई साहब क्या होगा, 5 इलेक्ट्रॉन हटे तो +5e आ गया, चार्ज कितना आ गया कि सर अब इस पर क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन आ गए ना यार, तो यहाँ पर अपन नेगेटिव दिखा सकते हैं, -5e चार्ज आ जाएगा। तो आप देख सकते हो टोटल चार्ज अपन कैसे ले सकते हैं बच्चों कि सर टोटल चार्ज अपन यहाँ पर Q फाइनल की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर +5e और इस पर कितना आएगा कि सर
5e, तो दोनों को जोड़ोगे ना यार, ये 5e प्लस माइनस 5e, तो फाइनली वापस कितना जाएगा बच्चों, 0 आ जाएगा यार ये। तो पहले भी चार्ज 0, बाद में भी 0, तो चार्ज मतलब उतना ही है। इसको सिस्टम माना, ये आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं बच्चों, थर्ड पार्टी से इंटरेक्ट नहीं करेंगे। सिस्टम का मतलब होता है कि जितने भी लोग हैं जिसको अपन ने एक बाउंड्री में डिफाइन कर दिया, वो आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं, आपस में टच हो सकते हैं, ठीक है, बट वो दूसरों का इन्फ्लुएंस में नहीं रहेंगे वो। तो ये बहुत कॉमन सी है यार, है ना। डेफिनेटली एक इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन लेगा, तो एक जगह पॉजिटिव एक जगह नेगेटिव क्रिएट हो जाएगा, तो ओवरऑल तो कुछ मतलब एक तरह से कोई फायदा ही नहीं हुआ, वैसा कुछ मामला है कि ठीक है सर जी, कि सर अब ये दिमाग में आ सकता है कि सर इसी से क्यों गए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसको क्यों मिले, सर हमें कैसे मालूम पड़ेगा। ये आपका हेडेक नहीं है भाई, ये एक्चुअल में डिसाइड होता है वर्क फंक्शन से। वर्क फंक्शन जिस सब्सटेंस का वर्क फंक्शन कम होता है उसमें इलेक्ट्रॉन थोड़ी सी लूजली बाउंड होते हैं, ढीले बंधे होते हैं मतलब, तो वहां से इलेक्ट्रॉन क्या होता है, आसानी से ट्रांसफर हो जाते हैं बच्चों। हो सकता है सिल्क में उतनी मतलब ढीले बंधे नहीं है, तो है ना, इधर से कम पहुंचे बट इधर से ज्यादा पहुंच गए, तो ओवरऑल इसको कमी हो गई यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन की, ऐसा मानो। इसका मतलब ये नहीं होता कि केवल ये देगा, बल्कि ट्रांसफर दोनों तरफ से हुआ है, पर घाटा इसको ज्यादा हुआ है। हो सकता है इसने 105 इधर पहुंचा दिए और सिल्क से 100 ही गए हो इधर, तो ओवरऑल इसको तो 5 इलेक्ट्रॉन का नुकसान हुआ ना यार, वैसा मामला है ये, ठीक है। तो आपको वो चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो अपन सब मॉडर्न फिजिक्स में इस तरह की बातें पढ़ेंगे, वर्क फंक्शन ठीक क्या होता है, क्या उसके मायने हैं, वो सब पढ़ने वाले हैं बच्चों, है ना। कि ठीक है सर जी, आपने ये बता दिया कि आइसोलेटेड जो भी सिस्टम होता है उस पर जो भी चार्ज है पहले से है, तो बाद में भी उतना ही रहेगा, आपस में वाले वो टच कराएं कुछ भी करें उन्हें, है ना। ठीक है सर जी, बहुत आसान सी प्रॉपर्टी थी। अब बच्चों अपन न्यूमेरिकल से स्टार्ट करना चाहिए। मैं 1 मिनट पानी पीना चाहूंगा बच्चों, मैं आपको थोड़ा इंटरप्ट करूंगा। थैंक यू बच्चों। तो जैसा कि सर आगे बताओ आप, तो मैंने बताया न्यूमेरिकल्स करेंगे यार, प्रॉपर्टीज तो और भी है यार, 4 प्रॉपर्टीज और है भाई, पर मैं थ्योरी एक साथ झेला नहीं सकता इतना, ठीक है। ज्यादा थ्योरी कई बार मतलब मुझे तो खुद उल्टियां होने लग जाती हैं, थ्योरी चले तो अपन फटाफट से अब आगे अपन न्यूमेरिकल्स लेते हैं। भले जरा सा किया है सर अभी तो कि 4 प्रॉपर्टी समझाई है आपने, फिर भी अपन न्यूमेरिकल्स लेना चाहेंगे बच्चों पहले। तो बहुत बेसिक से न्यूमेरिकल्स हैं कि बिकॉज अपन ने थोड़ा सा ही तो किया है अभी, तो कि सर जी बताओ इसमें क्या है। तो इसमें पूछा गया कि विच चार्ज इज नॉट पॉसिबल ऑन ए बॉडी, कौन सा चार्ज किसी बॉडी पर पॉसिबल नहीं होगा। तो भाई साहब ये बड़ा आसान सा है, आपको भी पता है कि सर आपने तो बताया था अभी, किसी भी बॉडी पर चार्ज कितना होता है जिस पर Q बराबर ये NE प्लस माइनस NE या NE, तो ये होना चाहिए N, यहाँ पर एक इंटीजर आना चाहिए, 1 2 3 आना चाहिए भाई, है ना। तो ये शायद ये मैं एक बार देख लेता हूँ, पीछे रह गया हो तो अपन उसे फटाफट से लिख देते हैं भाई। यहाँ पर ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में ये N यहाँ पर है बच्चों, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये N क्या होता है 1 2 3, मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया था, यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ कि ठीक है सर जी कोई दिक्कत नहीं। अब आप आगे अपन चलें बच्चों कि ठीक है सर जी ये है। अब एग्जांपल अपने यहाँ स्टार्ट हो गए थे कि सर जी आपने बता दिया था अभी कि किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होता है वो ऐसा Q बराबर NE के अकॉर्डिंग होता है, कि बिल्कुल सर। अब N यहाँ पर इंटीजर होना चाहिए मतलब पूरा, तो N का वैल्यू कितना आएगा कि सर जी N का जो वैल्यू आएगा अपने पास, तो N बराबर आएगा यहाँ पर बच्चों, N बराबर आएगा Q अपॉन E। तो पहला अपन चॉइस लेके देखते हैं भाई, पहली चॉइस कि सर पहली चॉइस ले लेते हैं अपन। तो Q कितना दे रखा है कि सर एक बॉडी पर चार्ज दे रखा है 8 × 10⁻⁻19, और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19। इसे जब सॉल्व करेंगे तो 5 आएगा यार बच्चों ये, ठीक है। इसी तरह सेकंड चॉइस की बात करें अपन, या यहाँ कर देता हूँ मैं, हो सकता है उधर जगह कम पड़ जाए, बिकॉज एक सवाल और आएगा इसी पेज पर, मैं देख लेता हूँ एक बार कितनी जगह अवेलेबल है। हाँ ठीक है, इतना ही सही रहेगा फिलहाल। सर सेकंड चॉइस को आप, तो इसका मतलब ये भाई N आया, इंटीजर आया ना बच्चों, पूरा नंबर में आया, इसका मतलब ये पॉसिबल होगा बच्चों, ये तो पॉसिबल हो गया। अब दूसरी चॉइस को भी अपन ले कि सर N कितना आ रहा है, तो भाई साहब Q अपॉन E से, तो Q अपॉन E कितना है, Q का वैल्यू कितना है कि सर 6.4 × 10⁻⁻19, और यहाँ पर अपन बात करें 1.6 × 10⁻⁻19, तो यहाँ पर -19 है भैया। तो ये कितना आ गया कि सर 4 बार आएगा ये 4, इसका मतलब ये भी पॉसिबल है क्योंकि बिकॉज इंटीजर में आया है। तीसरी चॉइस के लिए अपन बात करें
कि सर बॉडी पर चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻18 है। ई से डिवाइड करेंगे अपन तो कितना आएगा कि सर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 आएगा, तो ये आएगा 10। तो ये भी एक इंटीजर है तो ये भी पॉसिबल होगा। अब तो बच्चों की सर आंसर 4 ही होगा इसका मतलब, क्योंकि बिकॉज ये सभी चार्ज पॉसिबल होंगे, क्योंकि n का जो वैल्यू आ रहा है ना बच्चों 5, 4, 10 पूरे इंटीजर में आ रहा है, इसलिए तो 4 में क्या है कि सर ये n बराबर कितना आएगा कि सर 2 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन कितना कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो यहाँ पर बच्चों ये तो कट जाएगा यार पूरा, और 20/16 5/4 तो 1.25 आने वाला है। तो ये भाई पॉसिबल नहीं है, मैंने पहले बता दिया। जैसे ऐसा लग रहा है कि जैसे बच्चों 1/4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, 1.25 का मतलब सवा इलेक्ट्रॉन एक तरह से, उसकी वजह से तो ये पॉसिबल नहीं है बच्चों कि इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है, पहले क्लियर कर दिया, और वो पूरे नंबर में होता है, इसलिए इस तरह के फ्रैक्शन वाली चीज़ अलाउड नहीं होगी, वो चार्ज पॉसिबल ही नहीं होगा। कि ठीक है सर जी बिल्कुल ये चेक कर लेंगे हम लोग, इस तरह का कोई सवाल कभी कहीं देखने को मिलता है तो। अब यहाँ पर बात करते हैं कि इफ ए बॉडी इज गिवन +1 कूलम चार्ज देन हाउ मच इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर टू बॉडी और फ्रॉम बॉडी। मतलब बॉडी को अपन ने +1 कूलम चार्ज दिया है, तो पूछा गया है कि उस बॉडी से इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हुए या उस बॉडी पर भेजे हैं अपन ने, है ना। तो देखते हैं भाई +1 कूलम पॉजिटिव चार्ज का बता, जब इलेक्ट्रॉन वहां से रिमूव किए गए हों, तो ये आएगा ट्रांसफर्ड फ्रॉम बॉडी आएगा ना कि सर कितना, तो भाई कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं। तो बड़ा आसान है बच्चों, अपन इसको ये Q बराबर क्या कर सकते हैं कि सर Q बराबर N कर सकते हैं अपन। देयरफॉर अपन N का जो वैल्यू है ना बच्चों Q/E, तो Q कितना कि सर 1 है, और E कितना आएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 आएगा। जब इसे सॉल्व करेंगे अपन तो ये आता है बच्चों 6.25 इंटू 10⁻18 आएगा ना ये, क्योंकि बिकॉज ये जब ऊपर जाएगा तो 10⁻+19 हो जाएगा, उसको अपन ने एक 10 को अलग कर लेंगे अपन, तो 100/16 तो आएगा 6.25, तो यही आएगा बच्चों। इतने इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इतने इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम बॉडी आएगा, आर ट्रांसफर्ड, ठीक है। ये अपन कह सकते हैं कि आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम बॉडी है ना, इतने हटाए हैं मतलब वहां से, क्योंकि जब भी पॉजिटिव चार्ज आएगा बच्चों। बिल्कुल सर जी, तो ये एक आसान सा, ये इसलिए भी बताया बच्चों मैंने कि बिकॉज ये कई बार मैटर करता है ये नंबर। 1 कूलम चार्ज से रिलेटेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन 6.25 इंटू 10⁻18, ये आपको इसको याद रखना चाहिए। कई बार ऐसा आता है जैसे एक वायर में 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, 1 एम्पियर, इसका मतलब 1 एम्पियर का मतलब 1 कूलम चार्ज जा रहा है वहां से 1 सेकंड में, तो कितने इलेक्ट्रॉन पास ऑन हो रहे हैं ये पूछता है कई बार। तो आपका आंसर डायरेक्ट हो सकता है 1 एम्पियर के लिए इतने इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में पास होंगे एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में। उसी प्रकार जैसे 2 एम्पियर है तो इसका डबल कर दो आप, तो 12.5 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स पास होंगे वहां पर किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया से, ठीक है, 1 सेकंड में। ये तो कई बार ये अपन ने काम आ जाता है मतलब फिजिक्स में, तो याद रखिए ऐसे कि 1 कूलम जो चार्ज होता है उससे रिलेटेड नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतने होते हैं भाई। कि ठीक है सर जी इन्फॉर्मेटिव है, क्योंकि बेसिक से लेक्चर ये है अपना, फिर जैसे धीरे धीरे अपन बच्चों कूलम्स लॉ की तरफ पहुंचेंगे तब अपन एक और भी ज्यादा कॉन्सेप्चुअल मोड पर पहुंच जाएंगे। ये भी बेसिक से सवाल है अभी। इसमें ये पूछा है कि यदि ए और बी बॉडी पहले न्यूट्रल थे, ए बॉडी से 100 इलेक्ट्रॉन अपन ने ट्रांसफर कर दिए, तो बता भाई कितना चार्ज डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, इन दोनों में कितना मास डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। तो बच्चों अपन, क्योंकि इसने 100 इलेक्ट्रॉन भाई साहब यहाँ से हटे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, इस पर चार्ज हो जाएगा कितना +100 पहले ही बता दिया मैंने इतना कि इलेक्ट्रॉन हटते हैं तो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है। अब इसने उन इलेक्ट्रॉन को ले लिया है ना, एक्सेप्ट कर लिया, तो इसका मतलब इस पर चार्ज कितना हो जाएगा कि सर ये हो जाएगा -100। तो बहुत कॉमन सेंस है, तो चार्ज डिफरेंस कितना आया, तो चार्ज डिफरेंस की बात करें अपन तो QA माइनस QB कर देते हैं अपन, तो ये तो अपना आंसर आ गया कितना कि सर इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे अपन तो 200E हो जाएगा, 200E, और E का वैल्यू पुट कर देते हैं अपन तो कि सर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे ना बच्चों तो कितना आएगा कि सर 3.2 इंटू 10⁻⁻17 कूलम आएगा। अब मास डिफरेंस की, तो भाई साहब मास डिफरेंस भी बेसिक फाइंड कर सकते हैं कि यहाँ से क्या हुआ है बच्चों कि सर यहाँ से 100 इलेक्ट्रॉन हटे हैं, तो अपन न्यू
यदि मास की बात करें बच्चों, अब नया मास, तो पुराने मास में से 100 Me इतना रह जाएगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन भी थोड़ा बहुत तो अपने साथ मास लेके जाते हैं ना यार, इसलिए। और इसी प्रकार वो इधर पहुंच गए, और तो कितना जाएगा ये m प्लस कि सर 100 Me, इनको आइडेंटिकल मान रहे हैं भैया अपन, शुरुआत में लिखा भी है आइडेंटिकल, तो इसलिए इतना एक पर कम हो गया इतना, तो डिफरेंस कितना आ गया, मास का डिफरेंस ज़्यादा में से कम वाले को घटा देते हैं अपन, कितना 200 Me आ जाएगा ये। तो यहाँ से अपना क्लियर हो गया कि सर 200 Me कितना होता है कि सर 9.1 इंटू 10⁻³ -31 है ना, इतना ही होता है भाई। तो ये, तो यहाँ से अपन कितना आएगा सर, ये जाएगा 18.2 और 10⁻³ कितना बच्चों -29 किलोग्राम, ये इस प्रकार। तो ये आगे बच्चों इतना मास डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, इतना चार्ज डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, तो बड़ा बेसिक सा है बच्चों की। ठीक है सर जी। अब अपन बात करें एक आध न्यूमेरिकल और लेते हैं बच्चों, फिर आगे अपने जारी रहेंगे और भी चीज़ें। इसमें ऐसे है भाई कि एक बॉडी का मास बढ़ गया है चार्ज ट्रांसफर की वजह से 9.1 माइक्रोग्राम, इतना मास बढ़ गया है, बिल्कुल मामूली सा। तो बताओ कितना चार्ज उस बॉडी पर है अभी, जिसका मतलब मास बढ़ चुका है उस पर कितना चार्ज है, ऐसे पूछ रहा है। तो हमें मालूम है कि मास बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन अपने साथ मास लेके आते हैं ना थोड़ा बहुत, तो उस वजह से मास बढ़ता है, तो वो दे रखा है ना अपन ने। तो अपन डेल्टा M जो बढ़ा हुआ मास है ना बच्चों, उसको अपन, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन आता है तो Me मास लेके आएगा, माना n इलेक्ट्रॉन आए उस बॉडी पर, तो n Me कर दिया अपन ने। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स उस बॉडी पर आ चुके हैं वो अपन फाइंड कर लेते हैं पहले। तो कितना है बच्चों कि सर ये जाएगा Me, तो कितना है कि सर 9.1 माइक्रो है, तो माइक्रो को 10⁻⁻⁶, और ग्राम है ना, ग्राम को अपन 10⁻⁻³ ऐसे लिख सकते हैं। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के सर 9.1 इंटू 10⁻⁻31 ये होता है। तो इसको अपन बच्चों आगे जब सॉल्व करें तो डेफिनेटली यहाँ पर ये कैंसिल करके 1 आएगा, और ये सेटल करेंगे पावर्स को, तो 10⁻22 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे बच्चों ये। तो भाई साहब इतने इलेक्ट्रॉन्स उस बॉडी पर ट्रांसफर हुए हैं, तभी तो मास बढ़ा है बच्चों इतना। तो ये इनकी वजह से कितना चार्ज हो गया उस बॉडी पर, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज प्रॉपर्टी लगाते हैं। ठीक है, तो कितना होता है कि सर Q बराबर क्या होता है Ne, तो N कितना आया कि 10⁻22 आ गया, और E कितना कि सर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 बच्चों। तो ये, तो फाइनली अपने पास कितना आएगा, बिकॉज 10⁻+3 बचेगा, तो 1600 कूलम। तो ये बच्चों अपन कर सकते हैं। तो बच्चों आज का अपना बिल्कुल बेसिक सा लेक्चर था, ठीक है, जिसकी मैंने 4 प्रॉपर्टीज करवाई है। अगले लेक्चर में मैं आपको रिमेनिंग 4 प्रॉपर्टीज और हैं उनको एक्सप्लेन कर दूंगा, और बॉडीज को चार्ज कैसे किया जाता है, मेथड ऑफ चार्जिंग, जिसमें अपन इंडक्शन, कंडक्शन, फ्रिक्शन की बात करते हैं, उनको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अपना ये बेसिक वाला पार्ट अपना कवर हो जाएगा अगले लेक्चर के साथ। उसके बाद कूलम्ब्स लॉ लेंगे अपन, काफ़ी डिटेल में लेंगे, कॉन्सेप्चुअली लेंगे। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए। आप लोगों को मैं किसी तरह की, मुझे लगता है कि अपन ने कोई दिक्कत आएगी नहीं, अपन ने डर खत्म हो जाएगा। बढ़िया, आप लोग सपोर्ट करते रहिए, अपने सजेशंस भेजिए, अच्छी अच्छी बातें, ठीक है, ताकि हम और भी आप लोगों के लिए अच्छी मेहनत करें और एक बढ़िया चीज़ें आप लोगों के लिए हेल्पफुल बने। ठीक है, तो तब तक के लिए अगले अपने लेक्चर में मुलाकात होगी। जब तक के लिए मतलब आपके साथ पॉजिटिव एनर्जी बनी रहे, मैं आप लोगों को ऐसे ही मेरी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।